Hello, good morning my dear students. How are you? Fine. Good. Student, today we discuss the next topic, Newton laws of motion. आज हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या। तो स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिले, जरूर सही लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन ने इसके बारे में कौन सा लॉ दिया था उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने मोशन के अकॉर्डिंग 3 लॉ दिए थे। जो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए मोशन के अकॉर्डिंग 3 लॉज कौन कौन है मोशन के, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम ध्यान से सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस पे डिस्कस करेंगे। बाद में पहले हम एग्जांपल देते हैं। स्टूडेंट, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, न कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में, यूनिवर्स में न्यूटन ने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम तक क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मोशन में। जैसे हमारे देखिए ये मार्कर हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ मार्कर रखा हुआ है, ठीक, ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक ऐसे है हमेशा रेस्ट में रहेगा, कभी ये मोशन में नहीं है। कब इसका प्लेस चेंज होगा, कब ये मोशन आएगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज है। मान लीजिए यहाँ पर रेस्ट में, इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ चला है, समझ में आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमेशा कंटिन्यूअस यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। कब चेंज होगा, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, खुद जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है, ये अपने जगह पे है तो रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे बॉल, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल चल रहा है, वो लाइफ टाइम तक बॉल चलता रहेगा। किस कंडीशन में, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ के द्वारा उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, इसलिए बॉल कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। सपोज फ्रिक्शन लेस हो जाए, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल जा रहा है सरफेस होती है, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए, उस पर कोई फोर्स ना लगे तो बॉल क्या कंटिन्यूअस चलता जाएगा, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। समझ में आया। मींस फर्स्ट लॉ ये है स्टूडेंट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। समझ में आया, ये फर्स्ट देखिए। A body at rest will remain at rest. A body at rest, देखा लगे, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा इन स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. तब तक रहेगा रेस्ट में, तब तक मोशन में, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आया। इससे क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, इनर्शिया। स्टूडेंट अभी हम लोग डिस्कस किए थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टर्म्स आया इनर्शिया। इससे थोड़ा मुश्किल होता है समझना इनर्शिया क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, एक मीनिंग मैं बताता हूँ इनर्शिया का। स्टूडेंट अभी इसको आप नोट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट इनर्शिया का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे पर्सन अपने वो इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है, अपने स्टेट में रहना चाहता है, उसे चेंज होने नहीं देता है। वो चेंज होता है तो अपोज करता है। जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहा है, आपका बहुत मन कर रहा है आज पढ़ने, तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो उस समय कोई आपसे बोले कि वो भी एग्जाम टाइम, कल एग्जाम है, आज मैं पढ़ रहा हूँ, उस समय कोई आपसे बोलेगा वर्क का ये लेता वो लेता, आप गुस्सा कर जाते। क्यों, आपका उस समय इनर्शिया है क्या, पढ़ने का। जैसे आप स्टेट आप कर रहा है, किस स्टेट में रहना चाह रहे हैं, अरे आज मैं दिन भर पढ़ूं, कल मेरा पेपर है, तो उस समय आपके अंदर एक इनर्शिया डेवलप हो गया। कोई भी कुछ बोलेगा गुस्सा करता है,
कि नहीं मुझे पढ़ना है ये है वो। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह रखा है, उसको चेंज, अब वो इनर्सिया तो रुका रहेगा, चाहेगा कि मैं यहीं रहूं कहीं जाऊं नहीं, तो उसके प्लेस को चेंज करने के लिए, किसी भी चीज को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो इनर्सिया का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि कोई भी स्टेट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहना चाहता है, इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसमें रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कुछ हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अपने आप चेंज होने वाला नहीं है। जैसे एक टर्म्स बोला जाता है कि देखिए क्या लिखा है, इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनर्सिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो अपने अंदर टेंडेंसी है कि मैं रेस्ट में रहूं, उसको रेस्ट में मोशन लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो मोशन में है तो चाहेगा मैं चलता रहूं, उसको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। मींस एक टर्म्स याद रखिए, इनर्शिया का मतलब हम अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, ठीक। जैसे टर्म्स बोला जाता है कि जिसके पास मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया क्या होता है, स्टूडेंट ज्यादा होता है। मास ज्यादा मतलब मान लीजिए एक ब्रिक है, कोई पत्थर है, स्टोन पार्टिकल और एक फुटबॉल, तो फुटबॉल का मास कम होता है और स्टोन का मास ज्यादा होता है, तो उसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो उस पे उसको फोर्स लगा, सपोज दैट इक्वल फोर्स लगाए फुटबॉल पे भी स्टोन पे, तो फुटबॉल मूव कर गया क्योंकि वो हैवी नहीं है, वो हल्का है, वो मोशन कर गया। लेकिन जो स्टोन है वो हैवी है, तो उस पर उतना ही फोर्स लगाया लेकिन वो मोशन में नहीं है, यानी उसकी इनर्सिया ज्यादा है, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है। जब मास ज्यादा है तो इनर्सिया ज्यादा है, मास इनर्सिया पे डिपेंड करता है, इनर्सिया मास पे डिपेंड करता है। तो उस स्टोन पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। समझ में आया, इनर्सिया मास पे डिपेंड है, यानी हैवी मास हैवी इनर्सिया, लोअर मास लोअर इनर्सिया। समझ देखिए एग्जांपल क्या है, मास इज मेजर ऑफ द इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, ए स्टोन हैज मोर इनर्सिया देन फुटबॉल, एक स्टोन की इनर्सिया फुटबॉल से क्या है, ज्यादा है। समझ में, एक इनर्सिया में 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्सिया इन डायरेक्शन, इनर्सिया इन मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में, इनर्सिया 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप्स के होते हैं, एक रेस्ट, एक मोशन, एक डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, उस पे सारे लीव्स जितने पत्ते हैं रेस्ट में, समझ, सूखे पत्ते हो चाहे हरे पत्ते हो, उस रेस्ट में, एकदम रेस्ट में, वो रेस्ट में रहना चाहेंगे। जब रेस्ट में रहता है तो कोई सूखा पत्ता नीचे नहीं गिरता, सब ऊपर की ओर बने रहते। कब वो सूखा पत्ता नीचे गिर जाता है, जैसे ही पेड़ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, हवा बह गया, आंधी आ गया, एक्सटर्नल फोर्स आता है, सूखे पत्ते वहां से टूट के गिर जाते हैं। अगर वो नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सूखा पत्ता भी कमजोर है, तब भी अपने जगह पे बना रहे। समझ में आया, ये कहां से, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। समझ में, जैसे मान लीजिए बस चल रहा है, इनर्सिया ऑफ मोशन, बस चल रहा है। मान लीजिए हम बस में बैठे, बस कंटिन्यूअस चल रहा है, अचानक ब्रेक में बस लग गया, ब्रेक लगा दिया गया बस में, ठीक, तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा इनर्सिया क्या था, हमारा टेंडेंसी क्या था, हमारा स्टेट क्या था, मोशन का था, हमारा स्टेज क्या था, मोशन का था। तो हम तो मोशन में रहना चाहेंगे, इसीलिए ब्रेक तो लगा बस में, लेकिन ब्रेक हमारे शरीर में नहीं लगा, हमारे बॉडी में ब्रेक नहीं लगा। जैसे ही ब्रेक लगा तो बस रुक गया, लेकिन हम तो ब्रेक लगाए नहीं, बस ब्रेक में लगा, इसलिए हम नहीं रुकते, हमारा इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और हमारे अंदर तब मोशन रहता है, अगर कुछ आ गया तो बैलेंस कर लेते हैं। ये क्या है, इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया का मतलब हम अपने स्टेट में रहना चाहेंगे, कोई भी अगर स्टेट को चेंज करना तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझना, ये है इनर्सिया। हेलो, नेक्स्ट मोमेंटम। स्टूडेंट, मोमेंटम क्या होता है, एक टॉपिक हमको पढ़ना होगा। अभी तक हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, इनर्सिया पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम का, पूरा मोमेंटम जान जाएंगे तभी आप न्यूटन सेकेंड लॉ समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझेंगे। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद इनर्सिया भी नहीं बताया था, डायरेक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ बताया था और न्यूटन थर्ड लॉ बताया था। हमें क्या है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ ब्रीफली आपको नॉलेज हो, उसके कॉन्सेप्ट को इजी वे से समझ सके, इसलिए एक एक टर्म्स हमको बताना होगा, टर्म्स हमको डिसाइड करना होगा, डिस्कस करना होगा। मोमेंटम,
स्टूडेंट देखिए मोमेंटम क्या होता है, जनरली देखिए मोमेंटम बुक में लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। आई एम सेइंग दैट अगेन, मोमेंटम इक्वल टू, चाहे मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। एक और मीनिंग लिखा है द अमाउंट ऑफ मोशन, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड in a moving body is known as momentum or the product of mass and velocity। momentum को डिनोट करते हैं p से, momentum को डिनोट करते हैं p से, p इक्वल टू क्या होता है m into v। ये हमारा मोमेंटम का फॉर्म। अगर कोई कहे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालिए तो उसके लिए हमको मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन असली कॉन्सेप्ट ये दोनों। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, देखिए इन दोनों पर भी आपको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक साथ दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। एक जगह साइकिल आ रहा है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और बस आ रहा है, बस चाहे ट्रक 20 मीटर पर सेकंड। तो साइकिल भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और बस भी, ट्रक भी 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आपके सामने से आ रहा है। तो आप किसको इजी वे से रोक सकते हैं? बाहुबली है नहीं, आप एक काम इंसान है, बाहुबली नहीं आप। तो ट्रक भी आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और साइकिल भी आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो आप किसको इजी वे से रोक सकते हैं? आपका आंसर होगा साइकिल को, बस को नहीं रोक सकते। बस भले ही 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा है। तो इट मींस उसके पास मोमेंटम ज्यादा। देखिए मास इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। मींस हैवी मास को रोकने के लिए आपको हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ? जैसे 20 मीटर की स्पीड से साइकिल आ रहा है, उसको इजी वे से रोक लेंगे, लेकिन ट्रक आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उसके पास क्या, हैवी मास है। तो मीन्स हैवी मोमेंटम है, हैवी मोमेंटम है तो आपको हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। समझ में आया? ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर मान लीजिए एक दो साइकिल आ रहा है, एक साइकिल आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और एक साइकिल आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड। एक का स्पीड कम, एक का स्पीड ज्यादा, तो आप किसको इजी वे से रोक लेंगे? जिसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ज्यादा वेलोसिटी वाले को आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, कम वाले को कम फोर्स। समझ में आ रहा है? देखिए द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जिसके पास मास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट? The force is required to stop a moving body is also directly proportional to its body। और जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट है? मोमेंटम। मींस मोमेंटम आप ये बताइएगा कि द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये डिफिनेशन जनरल डिफिनेशन है, फॉर्मूला पे आया है। आप बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दीजिएगा कि उस सर किसी भी ऑब्जेक्ट मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको रोकने की जरूरत, क्योंकि हैवी वेलोसिटी हैवी मोमेंटम, हैवी मास हैवी मोमेंटम। तो ज्यादा मोमेंटम होगा तो उसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। वैसे मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, मास को v से, वेलोसिटी को v से। तो p इक्वल टू m इंटू v। इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की वैल्यू जानेंगे। समझ अभी तक हम लोग फोर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ही है फोर्स का डिफिनेशन। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें। समझ में आया? हेलो, नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से आप फोर्स का डिफिनेशन आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। न्यूटन ने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स
अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए फोर्स है, ये फोर्स एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही आपसे कभी कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के लिए आपको मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए देखिए आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम का डिफिनीशन स्टूडेंट अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मोमेंटम का डिफिनीशन P इक्वल टू m इंटू वी पढ़े थे ना स्टूडेंट। मोमेंटम का डिफिनीशन क्या पढ़े थे, P इक्वल टू m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम माने mv, तो mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आया स्टूडेंट। चेंज इन मोमेंटम जैसे चेंज इन वेलोसिटी पढ़े थे, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t पढ़े थे। तो इसी तरह f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। तो mv क्या है, फाइनल मोमेंटम, mu क्या है, इनिशियल मोमेंट अपॉन टाइम। जब फिजिक्स में साइंस में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट एक लगाते हैं। तो देखिए यम कॉमन लिया, ऊपर हमने क्या कॉमन लिया स्टूडेंट, यम कॉमन लिया, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यम, ब्रैकेट में क्या बचेगा v माइनस u अपॉन t, और v माइनस u अपॉन t को आप जानते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इनटू a। समझ में आया, देखिए फिर से बताते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम को mv माइनस mu अपॉन t, m कॉमन लिया तो v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t को a लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इनटू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो कांस्टेंट लगता है, f इक्वल टू k m इंटू a। न्यूटन ने बोला था ये फोर्स कांस्टेंट है, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, k क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए 1 है। तो k का जवाब हमने 1 रखा था, क्या रिजल्ट मिला, f इक्वल टू m इंटू a। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया उसका मास मालूम है, तुरंत आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, सर इतने एक्सेलरेशन है। अगर उसका एक्सेलरेशन मालूम है, फोर्स मालूम है, तो ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का आप मास बता सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग फार्मूला है, F इक्वल टू m इंटू a। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फार्मूला। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पूरे लाइफ टाइम तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, लाइफ टाइम तक ये फार्मूला आपके साथ आएगा और यूज होगा। फोर्स इक्वल टू m इंटू a, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें जो मोमेंटम चेंज होता है पर यूनिट, जो मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला ये क्या मिला हमको, F इक्वल टू m इंटू a। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही इजी टॉपिक। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बहुत इजी टॉपिक। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स स्टूडेंट ये हुआ, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया F, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया F, तो वो भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। आप किसी को मार रहे हैं तो यानी किसी को आपने एक थप्पड़ मारा तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारा, जहां मारे वो सरफेस उतना ही फोर्स, जैसे हमने हाथ में लगाया 10 न्यूटन, तो ये हैंड, इस हैंड पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपको लग रहा है सिर्फ हम ये हैंड लगाया, ऐसा नहीं है। आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएगा। समझ में आया, इसी को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। समझ में आया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नोन न्यूटन। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट वॉल पर एक फोर्स लगाया F1, तो दीवार भी इसके ऊपर लगा दिया F2, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में F2। तो ये F1 की वैल्यू किसके बराबर है, F2 के बराबर, लेकिन देखिए साइन हमने निगेटिव लगाया, मींस
इक्वल तो फोर्स लगाया है, F1 F2 दोनों फोर्स बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, इसलिए साइन निगेटिव लगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने साइन निगेटिव लगा दिया। समझ में आया? तो ये न्यूटन फोर्स लॉ थर्ड लॉ है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जितना हम फोर्स लगाएं वो फोर्स इक्वल अमाउंट में वो अदर ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। किसी भी कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी आप कीजिए किसी ऑब्जेक्ट ऊपर, वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। ये है न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, थैंक यू।